आइए अगली खबर की तरफ अब हम रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य है। ये आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी 11 फरवरी यानी आज आई है, 11 फरवरी। आदेश में साफ लिखा गया है, अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए जाएंगे या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी हुए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषण और संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में भी, साथ ही कई आधिकारिक अवसरों में वंदे मातरम जैसे कार्यक्रम होंगे उस समय पर भी वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जिन्होंने आजादी में भाग न लिया हो वो वंदे मातरम का महत्व बता रहे हैं। वंदे मातरम हमेशा से हर कार्यक्रम में अनिवार्य रहा है। वहीं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, इस निर्णय के माध्यम से देश एकता के सूत्र में आगे देश बढ़ेगा। वंदे मातरम भारत की आज़ादी का वो गीत है जिसको जेल जाते समय, अंग्रेज़ों की जेल जाते समय, अंग्रेज़ों की गोली खाते समय जो आंदोलन होता था उसमें वंदे मातरम बोला जाता था। वंदे मातरम जब तक कि आदमी की जान नहीं चली जाए और शहीद नहीं हो जाए, वंदे मातरम बोलता था। लेकिन इन लोगों का आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी संघ ये सब अंग्रेज़ों के साथ थे। आज ये चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुआ है उस पाप के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं ये। और जहाँ तक मुस्लिम लीग का सवाल है, उसका विरोध की बात है, तो मुस्लिम लीग के साथ तो बंगाल में इनने सरकार बनाई थी हिंदू महासभा ने, और कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, देश का कोई कार्यक्रम हो, राष्ट्र, इन सब में वंदे मातरम हमेशा बजा गया, कभी उसमें कोताही नहीं बरती गई। अब तो जिससे राजनीति करते हैं लोग मदरसे, वहाँ तक बचते हैं। तो ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। वंदे मातरम का गाने का दर्द तुम क्या जानो, ये आज़ादी की लड़ाई का संगनाद है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक हैं। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का गायन होता है तो संपूर्ण क्षेत्र में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। इन के माध्यम से हम जहां एक और इस संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की आजादी को हम सबको चिरस्थायी रखना है, तो उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और शहीद हुए हजारों हजारों क्रांतिकारियों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गृह विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका तो अक्षरशः पालन होगा ही, पर उसके साथ साथ हम सब प्रफुल्लित हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के माध्यम से संपूर्ण देश एकता के सूत्र में और गठजोड़ के साथ इकट्ठा होगा। तो देखिए, वंदे मातरम को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बन रही है, और ये इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि जो वंदे मातरम है वो हम पूरा नहीं गाते हैं। इसमें एक स्टैंजा ऐसा है जिसमें बताया जाता है कि भारत माता को माँ दुर्गा के रूप में चित्रित करके उसे व्याख्या दी गई है, और नेहरू जी से भी इसे जोड़ा जाता है।
और अब कहा गया है कि इस गान को यानी वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को हर जगह पर जहां जहां इस तरह के कार्यक्रम होंगे वहां पर हमें गाना होगा, पूरा गाना होगा। और साथ ही जो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का हम पालन करते हैं जिस तरीके से, उसी तरह से हमें राष्ट्रगीत के लिए भी पालन करना होगा। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर को हम उनसे और भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, राष्ट्रगीत को लेकर जो आदेश जारी हुआ है, इसे हम देखते हैं कि स्कूलों में जगहों पे इसको पहले भी हम सुनते थे, लेकिन पूरा नहीं सुनने में आता था। और दूसरा, जिस तरीके के नियमों के पालन की बात कही जा रही है, उतना इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब उस चीज को सख्ती से हम इस पर पालन होता हुआ देखेंगे कार्यक्रमों के दौरान भी, या फिर अन्य औपचारिक जो सरकारी कार्यक्रम होंगे स्कूल वगैरह। लेकिन ये सब चीजें आने के बाद, इससे पहले जो पॉलिटिक्स हो रही थी, उसके बाद का ये रिजल्ट, ये माने इसे? जो राष्ट्रगान को लेकर था, जनगण मन को लेकर, वो वंदे मातरम को लेकर नहीं था। हालांकि इसको लेकर विवाद उठता रहा है क्योंकि मुस्लिम हैं वो इसको गाने से परहेज करते हैं, चाहे वो स्कूल की बात कर लें, हम मदरसों की बात कर लें, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे भोपाल की हम बात करें कि कई मौके ऐसे आए जब आरिफ मसूद जैसे विधायकों ने इसको गाने से मना कर दिया है। उनका साफ कहना है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर देते, और वंदे मातरम जो है भारत माँ की इबादत का गीत है। जो इसके जो 4 छंदों को लेकर विवाद है, वो तब शुरू हुआ था कि जब इसको राष्ट्रगान बनाने की बात हुई थी, लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हुआ और पंडित नेहरू के कहने पर वो 4 छंद हटा दिए गए, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय जो कि इसका विरोध कर रही थी, उसको लेकर एकमत नहीं थी, और कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं में भी इसको लेकर एक राय नहीं थी। इश्यू को लेकर अब बीजेपी एक मुद्दा बनाए हुए, क्योंकि अभी हमने देखा इसके जब रचना हुई है उसको 150 साल हुए, और पूरे साल भर के कार्यक्रम इसको लेकर मनाए जा रहे हैं। संसद में हमने देखा था इसको लेकर बहस हुई थी और तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे। कांग्रेस जरूर आरोप लगाती रही है वंदे मातरम को लेकर, जैसे पीसी शर्मा ने कहा है, लेकिन ये दिलचस्प बात है कि जब कांग्रेस जो ए.एम. ह्यूम ने बनाई थी अंग्रेजी काल में, उस कांग्रेस का भी जन्म नहीं हुआ था। उसके पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में ये गीत लिखा था, और बाद में आज़ादी की लहर में ये घर घर पहुंचा, और इसके माध्यम से आज़ादी के परवाने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, क्योंकि जब तक राष्ट्रगीत जो हमारा है उसका जो बना ही नहीं था, कह सकते हैं उसका जन्म नहीं हुआ था। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन दूसरी ओर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चूँकि पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होना है, बीजेपी इस मामले को वहाँ बुझाना चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये जो प्रतीकों की राजनीति है, इसके सारे दोनों दल एक दूसरे को घेरना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि निश्चित तौर पर अगर हम किसी गीत को राष्ट्रगीत के रूप में गा रहे हैं, और एक ऐसा गीत जिसने लाखों करोड़ों लोगों को ऊर्जा दी, आज़ादी की लड़ाई में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अगर उसको पूरा सम्मान दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को परहेज होना चाहिए। लेकिन जो उसके जो 4 छंद और जिनको जोड़ा गया है, उसकी थोड़ी सी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ है, तो मुझे लगता है एक तो उसको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर आपने उसको स्कूल में अनिवार्य कर दिया है कि जो प्राइमरी स्कूल में जहाँ पहली क्लास से बच्चा पढ़ता है, नर्सरी से, वहाँ अगर उसको अनिवार्य कर दिया है, तो फिर टाकीजों में भी उसको अनिवार्य किया जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर एडल्ट लोग ही टाकीज में जाते हैं या वयस्क लोग जाते हैं। तो और दूसरा एक जो प्रोटोकॉल है कि हर जगह के लिए नहीं किया गया है, जैसे जहाँ पर राष्ट्रपति आएंगे, राज्यपाल आएंगे, स्कूलों की बात है, या उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया। यानी ये नहीं कि हर जगह नहीं गाया जाएगा, लेकिन अगर जो प्रोटोकॉल में 5-6 चीज़ें जोड़ी है, तो उसमें पहले राष्ट्रगीत का गायन होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रगान का गायन होगा। बिल्कुल। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आती हैं, देखना होगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बंगाल से भी इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है कि वहाँ अब इस पर किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल, औपचारिक कार्यक्रम, ये जो राष्ट्रगीत है गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा, यानी अटेंशन पोजीशन में खड़े रहना होगा। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे, ऑल 6 स्टैंजाज, ये आपको गाने होंगे। यानी अब तक जो हम राष्ट्रगीत गाते थे, अधूरा गाते थे, अब उसे पूरा गाना होगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट संस्कृत में है, तो उसको लेकर लोगों को याद करना होगा। और अब जब छोटी क्लासेस के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो फिर सिनेमा हॉल्स के लिए क्यों नहीं।